अब उठ भी जाओ। इस्माइल को अपनी नाक पर गीले हाथ का लम्स महसूस हुआ और उसने आंखें खोल दी। सीधे होकर तकिए से टेक लगाते हुए बोला, क्या चारपाई पर मुंह धुलवाने का इरादा है? वो बोली, साहब जी नाश्ता तैयार है, आप हाथ मुंह धोने का कष्ट करें तो दासी नाश्ता लगा दे। इस्माइल बोला, अगर मेरे कान बज नहीं रहे तो मैंने ये सुना है कि आपने नाश्ता तैयार किया है, और वो भी मेरे लिए, यानी सेठ ज़ादी हिना खान ने बकलम खुद, मतलब बनफ्से नफीस ये कारनामा अंजाम दिया है। मतलब मैं ख्वाब नहीं देख रहा। हिना ने आंखें निकाली, आप उठ रहे हैं या उठाऊं डंडा? और इस्माइल कान दबाए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसके लिए उसे कमरे से बाहर जाना पड़ा था। उसकी वापसी तक हिना ने चारपाई के ऊपर ही नाश्ता चुन दिया था। इस्माइल छाबे से एक तिकोनी जली हुई चीज उठाकर मुस्तफसिर हुआ, ये पराठा है? उसकी पराठे से फकत इतनी मुशाबहत थी कि वो भी आटे से तैयार हुई थी और उस पर घी चुपड़ा हुआ था। हिना ने बुरा मनाते हुए कहा, आपको क्या लग रहा है? इस्माइल बोला, गीले आटे से बनी कोई चीज है जिसे आग पर जरूरत से ज्यादा सेंक दिया गया है। बहरहाल कुछ भी हो, कम से कम ये पराठा तो नहीं लग रहा। वो मुंह बसूरते हुए बोली, 2 घंटे से शुरू हूँ और तुम मेरी मेहनत का ये सिला दे रहे हो। मेरा बनाया हुआ पराठा तुम्हें कोई और चीज लग रहा है। हालांकि तुम जानते हो कि मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा कुछ पकाया है, और वो भी तुम्हारे लिए। इस्माइल बोला, सिला की बच्ची, पिछले 3 दिन से अपने हाथों से बनाकर खिला रहा हूँ, और क्या तजुर्बा करने के लिए मैं ही मिला था? इस्माइल ने हंसते हुए कहा, अच्छा खुद ही खा लेना था। हिना ने तपते हुए उसके सामने से छाबा उठाना चाहा। ठीक है, ना खाएं। मगर इस्माइल ने जल्दी से छाबा अपनी जानिब खींच लिया। बोला, अब इतनी भूख लगी है, चलो खा ही लेता हूँ। हिना ने छाबा छीनना चाहा, कोई जरूरत नहीं। इस्माइल बोला, ओके ओके, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। ये पराठा बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं कि शक्ल बुरी हो तो जायका भी बुरा हो। जैसे शक्ल अच्छी होने से कोई अच्छा नहीं हो सकता, वैसे भी पहली मर्तबा बनाया है। यकीन मानो पहली मर्तबा तो आटा गूंथना मुश्किल होता है। निवाला मुंह में रखने तक उसकी जबान बेरुके चलती रही, और उसकी बातों ने हिना के शाकी चेहरे को गुलनार कर दिया था। उसे तीसरा निवाला लेते देखकर वो बोली, मुझे भी दो ना, अकेले ही जुट गए। इस्माइल बोला, ये पकाए किसके लिए हैं? वो बेसाख्ता बोली, तुम्हारे लिए। इस्माइल बोला, तो फिर मुझे खाने दो, यूं भी तुम्हारे लिए मैं खुद नाश्ता तैयार किया करता हूँ। वो बोली, कोई जरूरत नहीं, मैंने यही खाना है, मुझे सख्त भूख लगी है। उसने हाथ आगे बढ़ाया। इस्माइल ने छाबा पीछे हटाने की कोशिश की, मगर हिना सुरत से निवाला तोड़ने में कामयाब हो गई थी। पर ये निवाला उसे खाना नसीब न हुआ। थोड़ा सा चबाते ही उसने उगल दिया। उफ, इतना नमक। उसने छाबा इस्माइल से झपट लिया। तुम फिर भी मजे से खा रहे थे। इस्माइल बोला, तुमने इतनी चाहत से तैयार किया है तो। वो बोली, तो क्या, मुझे खुशी होती है तुम्हारा काम करके, ये नहीं कि तुम जहर चबाना शुरू कर दो। इस्माइल बोला, किसी अपने की खुशी के लिए अगर तुम इतने कोमल हाथों को आग में झोंक सकती हो तो क्या उसे ये हक नहीं कि तुम्हारी खुशी के लिए थोड़ा नमक ही बर्दाश्त कर ले? हिना की आंखों में नमी भर गई। शाहजी, इतनी मोहब्बत न दो कि संभाली न जा सके। इस्माइल बोला, मैं और मोहब्बत। वो वसूख से बोली, ये जो तुम्हारा रवैया है ना, इसी को मोहब्बत कहते हैं। इस्माइल आहिस्ता से बोला, लोगों ने उसे मेरी मोहब्बत समझ लिया। मोहसिन, वो मुझे जान से प्यारा था और बस। वो उसकी गोद में सर रख कर लेट गई। तो तुमने क्या तय किया है? अजीब धूप छांव का मंजर था उसके चेहरे पर। इस्माइल की जानिब से चाहत का इजहार उसके चेहरे को गुलनार कर देता तो बेरुखी बरतने पे वो बुझ सी जाती। इस्माइल ने पूछा, किस बारे में? वो बोली, अपनी शादी के बारे में, यहाँ से भागने के बारे में, सारे जहान से दूर अपनी दुनिया बसाने के बारे में। इस्माइल का लहजा हद दर्जे संजीदा हो गया। बोला, मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, इसमें खोने का मरहला भी आता है। वो बोली, कसरत से इस्तेमाल होने वाला ये फरसूदा तरीन फिक्रा है। इसे यकतरफा मोहब्बत करने वालों ने अपने दिल की तसल्ली के लिए इजाद किया है। हमारे दरमियान ऐसी कोई दीवार नहीं। इस्माइल बोला, तुम्हें मेरी मजबूरियों का क्या पता? वो बोली, मोहब्बत कुर्बानियां मांगती है। इस्माइल उसके बालों में उंगलियां फेरता हुआ बोला, मेरा इतना ज़र्फ नहीं है। वो बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारा ज़र्फ कितना है, और माफ करना, तुम्हारे ज़र्फ ही ने मुझे तुम्हारा गर्विदा किया है। दुश्मन की बेटी की इज्जत की हिफाजत करना इतना आसान नहीं होता। इस्माइल बोला, मैंने अपनी मोहब्बत की हिफाजत की है। अगर इत्तेफाक से वो दुश्मन की भी इज्जत है तो उसे मैं बदकिस्मती ही गर्दान सकता हूँ। हिना बोली, इत्तेफाक से मैं तुम्हारी मोहब्बत बन गई हूँ, वरना पापा की बेटी तो बरसों से हूँ। इस्माइल बोला, देखो हिना, इससे पहले भी हम इस मौजू पर कई दफा बात कर चुके हैं और इसका नतीजा क्या रहा? सिफर। तो जब हम जानते हैं ये एक लाहासिल मौजू है तो बार बार इसे क्यों छेड़ देती हो? हिना फैसला कुन लहजे में बोली, आज तय कर लेते हैं, मोहब्बत की फतह हुई है या इंतकाम बाजी ले जाएगा। इस्माइल ने ठोस लहजे में कहा, ये तय हो चुका है। वो बोली, नहीं, वो सिर्फ सरसरी बातचीत थी। तुम बार बार अपने ऊपर होने वाले जुल्म और अपनी कुर्बानियों का ही तस्करा करते हो। मेरी वफाएं ज़ेरे बहस नहीं लाते। तुम्हारे वालिदैन, अल्लाह ताला
उन्हें जन्नत में आला मकाम से नवाजे, तुमसे जुदा किए गए, और मैं मानती हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म था। बदले में मैं भी तो वादा कर रही हूँ कि हमेशा के लिए अपने वालिदैन से राब्ता तोड़ दूंगी। रेहाना बहन के साथ ज्यादती हुई तो उसकी जगह तुम्हें दुश्मन की बेटी भी तो मिल रही है। घर की कीमत तुम पहले ही वसूल कर चुके हो, और मेरी जुदाई में जो पापा को दुख पहुंचेगा वो बोनस है। और उसके बाद भी अगर तुम ये समझते हो तुम्हारा गम ज्यादा है तो अब की बार आपस में हम अपने गम बदलते हैं। इस्माइल बोला, बहुत आमियाना तबसरा किया है बीबी। मेरी माँ ने मेरे हाथों में तड़प तड़प कर जान दी। बहन के साथ दरिंदगी मेरी आंखों के सामने हुई। बाप ने बेवक्त मौत का जाम चखा। इसके बदले तुम सिर्फ अपने वालिदैन को छोड़कर मेरे साथ चलोगी और हिसाब बराबर हो गया। यह हिसाब तब बराबर होता जब फाजिल खान मेरे हाथों अंजाम को पहुंचता। मैं तुम्हारी माँ को कत्ल करता और तेरी इस्मत दरी करता, फिर हम बराबर थे। वो बोली, अम्मी जान आपकी मुजरिम नहीं है, पापा कैद में हैं और मैं खुशी से अपना सब कुछ तुम्हें सौंप रही हूँ। इस्माइल बोला, ये बहस मुझे खत्म होती नहीं लगती, तो मेरा ख्याल है चाय पीते हैं। हिना का सर अपनी आगोश से तकिए पर मुंतकिल करते हुए वो उठ गया। हिना ने उसकी कलाई थाम ली। तुम बात को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। इस्माइल ने झुककर उसके हाथ की पुश्त को होंठों से छुआ और अपनी कलाई आहिस्ता से उसकी गिरफ्त से आजाद करवाता हुआ बोला, तेरी शर्तों ही पे करना है अगर तुझको कबूल। ये सहूलत तो मुझे सारा जहान देता है। और फिर वो किचन की समत बढ़ गया। उसके पीछे कदम बढ़ाते हुए वो मुस्तफसिर हुई, शाहजी इसका क्या मतलब है? वो मुख्तसरन बोला, वही जो तुमने समझा है। बोली, यानी? वो कता कलामी करते हुए बोला, बिल्कुल। चाय पीकर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा और उसके बाद हमारी मुलाकात उस वक्त होगी जब मैं अपने दुश्मन को खत्म कर चुका हूँगा, और फिर सब कुछ तुम्हारी मर्जी पर मुनहसिर होगा। अगर खुद खत्म हो गया तो मेरी किस्मत। हिना की खूबसूरत आंखें छलक पड़ी। रुलाना खूब आता है। इस्माइल खामोश रहा। उसके पास हिना की तसल्ली के लिए कोई अल्फाज मौजूद नहीं थे। चाय तैयार करके उसने कपों में डाली और हिना की तरफ कप बढ़ाते हुए किचन में छाई खामोशी को तोड़ा। लो चाय पी लो। वो कप थामते हुए बोली, मैंने घर नहीं जाना, यही रहना है तुम्हारे साथ। वो बोला, मगर मैंने यहाँ नहीं रहना। बोली, तो जहाँ रहना है मैं वहीं रह लूंगी। इस्माइल झल्ला गया, जिद न करो। वो बोली, शाहजी प्लीज। उसका इल्तिजाइया लहजा इस्माइल से बर्दाश्त न हुआ और वो किचन से बाहर निकल आया। वो भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। वो कहाँ उसकी जान छोड़ने वाली थी। बोली, जवाब तो दो। इस्माइल ने उसके दोनों बाजू कंधों के करीब से थामे और झंझोड़ते हुए बोला, तुम्हें कहा है ना मजबूर न करो। तुम्हें समझ नहीं आ रही? तुम जो चाहती हो वो मेरे बस में नहीं है। मेरी उलझनों को मत बढ़ाओ। औरत मर्द की परेशानियों को सुलझाती है, तुम बढ़ा रही हो। वो बोली, मैं कब बढ़ा रही हूँ? मैंने तो कहा है कि चलो तुम्हें तमाम परेशानियों, सारे धंधों और हर किस्म की उलझनों से दूर ले जाऊं। बस एक मैं और एक तुम। इस्माइल उसे छोड़कर चारपाई पर बैठता हुआ बोला, कपड़े बदली कर लो ताकि तुम्हें घर छोड़ाऊं। एक जवान लड़की का इतने दिन घर से बाहर रहना ठीक नहीं। ये इस बात का ऐलान था कि वो इस मौजू पर मजीद बातचीत नहीं करना चाहता। हिना को भी पता चल गया था कि इस मौजू पर मजीद कुछ कहना सुनना बेकार है। उसने सुना था कि आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी बात ठुकरा नहीं सकता, मगर इस्माइल ने इस मकूले को गलत कर दिखाया था, या शायद वो उसे चाहता ही नहीं था। इस्माइल बोला, अच्छा कपड़े बदली कर लो ताकि चलें। वो बोली, मुझे नए कपड़े पहनने का कोई शौक नहीं। इस्माइल ने कहा, जानता हूँ, पर ये कपड़े मुझे चाहिए जो तुमने पहने हुए हैं। बोली, क्यों? इस्माइल ने कहा, इससे तुम्हें क्या मतलब? बोली, कपड़ों वाली को धुतकार दिया और उसके इस्तेमाल शुदा कपड़े चाहिए निशानी के तौर पर। अजीब तर्ज अमल है। गो हिना के लहजे में तंज की आमेजिश थी, मगर उसके बावजूद वो अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसे वहीं कपड़े बदलते देखकर इस्माइल ने अपना रुख बदल लिया। कपड़े बदलकर उसने माहौल में छाई तलखी को दूर करना चाहा। कैसी लग रही हूँ? बोला, जैसी हमेशा लगती हो। पूछा, हमेशा कैसी लगती हूँ? जैसी आज लग रही हूँ। बोली, यानी बहुत बुरी है ना? इस्माइल बोला, चलो तुम्हें छोड़ाऊं। इस्माइल इन लम्हों में खुद को काफी कमजोर महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो अंदर से टूट चुका है, और अगर हिना मजीद कुछ देर वहीं रही तो शायद वो उसे रुखसत न कर सके। हिना बोली, मैं चली जाऊंगी। इस्माइल ने कहा, तुम्हारा अकेला जाना शायद सही ना हो। वो बोली, कुछ नहीं होता, अलबत्ता मेरे हमरा तुम्हें कोई खतरा लाहक हो सकता है। इस्माइल बुझे हुए लहजे में बोला, ठीक है। हिना सुस्त कदमों चलकर उसके नजदीक पहुंची। चंद लम्हे हसरत भरी निगाहों से उसे तकने के बाद वो आहिस्ता से खुदा हाफिज कहते हुए वहां से चल पड़ी। इस्माइल अजीब नजरों से उसे तकता रहा। उसकी जबान से खुदा हाफिज भी ना निकल सका। अलबत्ता वो उसके पीछे बरामदे में आ गया था। बैरूनी दरवाजे पे जाके वो पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। हिना की हसरत और यास भरी निगाहों ने उसे हद दर्जा रंजीदा और मलूल कर दिया था। हिना अब इस उम्मीद में थी कि इस्माइल उसे रोक लेगा, मगर उसकी ये उम्मीद बराबर न हो सकी। इस्माइल ज्यादा देर वहां न ठहर सका और वापस कमरे में घुस गया। वो खुद कलामी करते हुए बोली, आते आते उसे कुछ देर पलट कर देखा।
मैं जुदाई की हर एक रस्म निभा कर आई। वो 3 दिन तक वहां रही थी और इस दौरान उसने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह इस्माइल को इंतकाम लेने से बाज रख सके, मगर इस्माइल ने ना तो इस बारे में उसकी किसी दरखास्त को दरख्वार एतना समझा और ना उसकी कोई इल्तिजा कबूल की। इस मौजू पे बात करते हुए वो बिल्कुल बेगाना हो जाता था। क्वार्टर से बाहर आकर उसे ज्यादा देर न चलना पड़ा। जल्द ही उसे टैक्सी मिल गई। ड्राइवर को घर का एड्रेस बताकर उसने नशिस्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। हेलो, फाजिल खान बात कर रहा हूँ। फाजिल खान ने वो मखसूस नंबर डायल किया था जो उसे हंगामी हालत में राब्ता करने के लिए ब्लैक लिक्विड की तरफ से दिया गया था। इस नंबर का उसने आतिफ से भी जिक्र नहीं किया था। एक सर्द आवाज उसके कानों में गूंजी, ओ सेठ फाजिल, तेरी इतनी जुर्रत। वो कांप कर रह गया। बोला, नहीं सर, मैंने जुर्रत के इजहार के लिए नहीं बल्कि अपनी सफाई के लिए फोन किया है। आवाज आई, सफाई के लिए कुछ बाकी है क्या? फाजिल बोला, हाँ सब कुछ है, आपको असल बात का इल्म नहीं। दूसरी तरफ से कहा गया, तेरी वजह से डेवी और दूसरे कीमती मेंबरान हलाक हुए हैं। फाजिल खान के लहजे में गहरे दुख की आमेजिश थी। बोला, ज्यादती डेवी साहब की तरफ से हुई है, मैं बेकसूर हूँ। आवाज आई, खुलकर बात करो। जवाबन वो सारी तफसील दोहराने लगा। आखिर में वो कह रहा था, डेवी साहब ने मेरी जबान बंद करवाने के लिए मेरी बेटी को अगवा कर लिया। क्या ये मुनासिब था? मेरी खिदमत का ये सिला दिया उसने, उसके बावजूद मैंने जबान न खोली। अलबत्ता डेवी की गिरफ्तारी के बाद मैंने कुछ ज़िमनी बातें सीआई के एक अफसर को बता दी थी। बाकी डेवी पार्टी कैसे गिरफ्तार हुई मैं इस बात से लाइल्म हूँ। अलबत्ता ये मुझे पता है कि वो सीआई की कैद में है और उनसे पूछगिछ हो रही है। हैरानी से पूछा गया, क्या वो जिंदा हैं? फाजिल बोला, जी फिलहाल तो जिंदा हैं। आवाज आई, तुम कैसे रिहा हुए? फाजिल बोला, एक सीआई ऑफिसर को 30 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर मेरी खलासी हो सकी है। आवाज आई, होश में तो हो ना? फाजिल बोला, सर ये सच है, मेरे अकाउंट से 30 करोड़ की रकम आज ही उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुई है, आप चेक कर सकते हैं। आवाज आई, बहरहाल फाजिल खान, अब तेरा क्या मुतालबा है? सेठ बोला, अपने ओहदे पर बहाली और जल्द ही मैं पहले से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करके दिखाऊंगा। कहा गया, वो तेरी निगरानी करवाएंगे। सेठ बोला, मैं बेगुनाह साबित होकर रिहा हुआ हूँ। जिसे मेरे जराइम का पता है उसके मुंह में मैंने हड्डी डाल दी है। इसके अलावा मैंने उसे अपनी बेटी का रिश्ता देने की भी लालच दी है। आवाज आई, जब उसे रकम दे दी थी तो फिर ये क्यों? सेठ फाजिल बोला, इस तरह वो इस्माइल को हलाक करने में थोड़ी तेजी दिखाएगा। तहसीन आमेज लहजे में कहा गया, खूब, तो कब अपनी सरगर्मियां शुरू कर रहे हो? फाजिल बोला, जैसे आपका हुक्म हो। वैसे मेरा इरादा तो यही है कि चंद दिन इंतजार करने के बाद अपनी सरगर्मियां शुरू करूं। ओके, विश यू गुड लक कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया गया और फाजिल खान ने मुतमईन अंदाज में सोफे से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। उसके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उस कमरे में गोल मेज के गिर्द 12 अफराद कुर्सियों पे खामोशी से सर झुकाए बैठे हुए थे। तमाम ने स्याह रंग के लिबास पहने हुए थे और सबके सीने पे 1 नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा था। उनके अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो किसी के मुंतजिर हैं और फिर उनका इंतजार एक निकाब पोश की आमद पे खत्म हुआ। सबने खड़े होकर उसे ताजीम दी। कुर्सी संभालते ही उसने सबको बैठने का इशारा किया और उनके बैठते ही गोया हुआ, आप लोगों को पता चल गया होगा कि मीटिंग का एजेंडा क्या है। सबने फकत असबात में सर हिलाने पर इक्तफा किया था। बहरहाल सवाल ये नहीं कि ये सब क्यों कर हुआ या कैसे हुआ, सवाल ये है कि आइंदा इसके होने को कैसे रोका जाए। बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी मुस्लिम बरादरी की है। कल को किसी दूसरे मुल्क में ऐसी गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए। इस मौजू पे बाकायदा बातचीत से पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि आप लोग अपने हलकों की रिपोर्ट पेश करें। सबसे पहले नंबर 6, क्योंकि आपके हलके में ही गड़बड़ हुई है। 6 नंबर का बैज लगाए आदमी ने गला खनकारते हुए गुफ्तगू का आगाज किया। आप तमाम सूरत हाल से वाकिफ हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि फाजिल खान रिहा होकर आ गया है और उससे घंटा भर पहले ही बात हुई है। हमारे दरमियान होने वाली बातचीत समात फरमाएं। ये कहकर उसने अपने सामने लगा एक बटन दबाया और उसकी फाजिल खान से होने वाली बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनाई देने लगी। बातचीत के खात्मे पे वो बोला, इस ज़िमन में मैं आप तमाम के मशवरे का मुंतजिर हूँ। किसी दूसरे के बोलने से पहले उनके सीनियर ने ऑर्डर पास किया, सबसे पहले तो डेविड और उसके साथियों की रिहाई की बात करो, बाकी बातें होती रहेंगी। नंबर 6 ने अस्पात में सर हिलाते हुए अपने सामने मेज में लगी दराज खोली और एक काले रंग का टेलीफोन निकाला जिसमें रिसीवर नहीं लगा हुआ था। उसने मतलूबा नंबर डायल किया। दूसरी ही घंटी पर कॉल रिसीव कर ली गई। यस सर। बोलने वाले के लहजे में शामिल एहतराम पर खौफ का अंसर गालिब था। नंबर 6 बोला, कराची के सीआई वालों के पास डेविड नामी आदमी है और उसके चंद साथी कैद हैं, उन्हें फिलफौर रिहा करवाओ। झिझकते हुए पूछा गया, सीआई सर? नंबर 6 ने कहा, मेरा ख्याल है मैंने यही कहा है। दूसरी
दूसरी तरफ से कहा गया, ठीक है सर, पर थोड़ा टाइम लग सकता है। नंबर 6 नखवत से मुस्तफसिर हुआ, तुम्हारे पास टाइम क्या हो रहा है? आवाज आई, दिन के 12 बजने को हैं। नंबर 6 बोला, शाम की फ्लाइट में किसी भी यूरोपीय मुल्क की जानिब उनकी सीटें कंफर्म होनी चाहिए। आदमी बोला, सर सीआई के पास फंसे आदमी को छुड़ाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। नंबर 6 ने वाज़ेह धमकी दी, तुम्हारे ओहदे पर नामजद होने वाले दूसरे आदमी को शायद ये मुश्किल पेश ना आए। वो आदमी बोला, सर मैंने इनकार तो नहीं किया। नंबर 6 बोला, पता है तुम किस ओहदे पर हो और इस ओहदे पर तुम्हें किसने बिठाया है? आदमी बोला, मैं कोशिश करता हूँ सर। नंबर 6 ने कहा, कोशिश का लफ्ज मेरे सामने दोबारा अदा न करना। आदमी बोला, ठीक है सर, हो जाएगा। और इस मर्तबा नंबर 6 ने बगैर कुछ कहे राब्ता मुनक़ता कर दिया। सीनियर ने सर हिलाकर उसकी गुफ्तगू को सराहा और कहा, अब किसी ने कुछ कहना है तो इजाजत है। नंबर 2 बोला, फाजिल खान वाकई बेगुनाह है, लेकिन ये बात हलक से नहीं उतर रही कि सीआई ने इतनी आसानी से उसे छोड़ दिया और फिर 30 करोड़ की खती रकम भी इस बेहतियाती से अपने अकाउंट में मुंतकिल करवाना कुछ ड्रामा सा लगता है। नंबर 5 बोला, मेरा भी यही ख्याल है कि उसे रिहा करना बतौर चारे के हैं। यूं भी डेविड पार्टी उनके हत्थे चढ़ गए हैं, जिनके पास फाजिल खान से कहीं ज्यादा मालूमात हैं ब्लैक लिक्विड के बारे में। नंबर 6 ने किसी और को बोलते न देख कर तजवीज पेश की, मतलब फाजिल खान का कांटा साफ कर दिया जाए। नंबर 1 ने कहा, फायदा? 6 ने जवाब दिया ताकि सीआई की तजवीज नाकाम हो जाए। नंबर 1 हंसा, नाकाम के कामयाब। उन्होंने फाजिल खान को यूं भी हलाक करना था, अब वो काम ब्लैक लिक्विड कर देगी तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। नंबर 6 बोला, फिर क्या करना चाहिए? अगर छोड़ देते हैं तब भी तो सीआई को ही फायदा है। सब नंबर 1 की तरफ मुतवज्जे हो गए। नंबर 1 ने कहा, अगर दुश्मन की चाल समझ में आ जाए और उसका तोड़ ना हो सकता हो तब भी नुकसान से बचना मुमकिन हो जाता है। नंबर 6 ने कहा, अगर वजाहत हो जाती तो। नंबर 1 ने कहा, अब हमने यूं भी पाकिस्तान में मौजूद सेटअप को बदली करना है। फाजिल खान के करीब अपने किसी एजेंट को न जाने दें, न ही उसको नए सेटअप की हवा लगने दी जाए। उसे बराह रास्त फोन पर अहकामात जारी करो। काम मुकम्मल कर लेता है तो ठीक है, उसे हस्बे मामूल मुआवजा अदा करते रहो। हमें काम से मकसद होना चाहिए। इस तरह अगर सीआई उसको हलाक कर देती है तो हमारी भला से करती रहे, और बिलफर्ज वो कोई काम नहीं करता तो किसी किस्म का मुआवजा देने की जरूरत नहीं, उसे अपने हाल पर छोड़ दें। ये बात तो यूं भी हमें तस्लीम है कि उसने हमें जानबूझकर धोखा नहीं दिया। अब अगर गलती से वो नजरों में आ गया है और उसकी वजह से अपना कोई नुकसान भी नहीं हो रहा तो फिरने दो। नंबर 6 जल्दी से बोला, नुकसान तो है ना, उसके पास हमारे कई राज हैं। नंबर 1 बोला, उससे कई गुना ज्यादा राज सीआई डेविड पार्टी से उगलवा चुकी होगी, इसलिए फिलहाल वो हमारे लिए किसी किस्म के नुकसान का बायस नहीं बन सकता। बाकी अपना सेटअप अब हमें यूं भी बदली करना पड़ेगा। नंबर 6 ने हाजरीन महफिल से इस्तफसार किया, क्या आप तमाम नंबर 1 से इत्तेफाक करते हैं? और सब ने इस बात में सर हिला दिया। वो सीनियर की तरफ मुतवज्जे होते हुए बोला, सर आपकी तरफ से कोई हुक्म? वो बोला, नहीं, नंबर 1 ने मुनासिब मशवरा दिया है। अब ये बताओ डेविड का क्या करना है? वो तुम्हारा अहम आदमी है, लेकिन दोबारा पाकिस्तान के अंदर उसे इस्तेमाल करना शायद मुमकिन न रहे। नंबर 6 के कहने से पहले नंबर 5 बोला, सर अगर डेविड मुझे दे दिया जाए तो उसके बदले मैं लारा नंबर 6 के हवाले कर सकता हूँ, और ये तो आप जानते हैं कि वो किसी भी तरह डेविड से कम नहीं है। नंबर 6 ने जल्दी से कहा, वो उर्दू नहीं जानती। नंबर 5 बोला, तो क्या हुआ, पाकिस्तान में इंग्लिश अच्छी तरह समझी जाती है, और मैं भी उसे ईरान से फकत इसीलिए बुला रहा हूँ कि मुझे अंदेशा है कि वो नजरों में आ गई है, वरना डेविड से वो 2 हाथ आगे ही है। नंबर 6 ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ठीक है, ओके। नंबर 1 अपने हल्के की रिपोर्ट पेश करो। और सीनियर के कहने पर नंबर 1 अपने हल्के की ताज़ा तरीन सूरत हाल बयान करने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। कराची के इलाके का इलाहाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम जमाना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल
तब तक